नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे आधे घंटे रूबरू होंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश की सियासत क्या कह रही है, कहां दलित को लेकर एक बार फिर मामला गरमाया हुआ है, और यह भी बताने का प्रयास करेंगे कि एक गलती कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। दलित पर सियासत, तेरा दर्द न जाने कोई। उपचुनाव में भारत चीन, तेल में आग, कांग्रेस में उबाल। भगवान है कहां है तू। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के पहले दलितों को लेकर सियासत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में से पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को लेकर ट्वीट कर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। कांग्रेस ने एक तस्वीर के साथ ट्वीट कर कहा है कि अनुसूचित जाति से आने वाले पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को भाजपा के संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी के साथ जब खाना परोसा गया तो उनके लिए डिस्पोजल का उपयोग किया गया, उन्हें अपमानित किया गया और पूछा कि सम्मान के लिए जनता को धोखा दिया। अब ट्वीट के बाद सियासत दोफाड़ हो गई है। कांग्रेस हमलावर है जबकि प्रभुराम चौधरी सफाई देते नजर आ रहे हैं। क्या कहा है प्रभुराम चौधरी ने इसमें अपनी सफाई देते हुए? दरअसल तस्वीर दिखाना चाहेंगे, एक बार तस्वीरें देखिएगा आप। एक तस्वीर वायरल हुई है और यह फोटो के जरिए दिखाया गया है कि आशुतोष तिवारी के साथ भोजन कर रहे हैं वो, उनके सामने थाली लगी हुई है और वो खुद प्रभुराम चौधरी डिस्पोजल में खाना खा रहे हैं। प्रभुराम चौधरी दलित वर्ग से आते हैं और इसी बात को मुद्दा बना लिया। अभी तक दलित का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बरैया को लेकर बना रही थी, लेकिन यहां दलित का मुद्दा, दलित का अपमान अब कांग्रेस बता रही है। इस फोटो, इस तस्वीर आप देखिएगा। इस तस्वीर के जरिए आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक तरफ आशुतोष तिवारी बैठे हैं और ठीक सामने प्रभुराम चौधरी बैठे हैं। वो डिस्पोजल में खाना खा रहे हैं और वो थाली में खाना खा रहे हैं। तो तस्वीर तो यही बयां कर रही है और मौका मिल गया है कांग्रेस को। क्या कहा कांग्रेस ने और फिर क्या सफाई दी प्रभुराम चौधरी ने, सुनिएगा। दलित होने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार करे। अब समझ में आ रही है कि उनके नेता को भी, ज्योतिरादित्य जी को भी बड़े बीजेपी के नेताओं के घर लाइन में बैठना पड़ता है और उनके विधायक जो पूर्व मंत्री उनके साथ किस तरह का दोयम दर्जे का व्यवहार जो दलित उनके साथ किया जा रहा है, ये जनता को अब न्याय करना। कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है मेरे भोजन करने की बात को लेकर, ये सरासर गलत है और कांग्रेस की ऊंची मानसिकता को प्रदर्शित करता है। वास्तविकता ये है कि माननीय रामपाल सिंह जी ने भोपाल और होशंगाबाद संभाग के विधायकों को भोज पर आयोजित जो था उसमें बुलाया था और उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। सभी विधायकों ने जिस प्लेट में मैं खाना खा रहा हूँ उसी जैसी प्लेटों में सबने खाना खाया है। रही बात आशुतोष जी की, तो आशुतोष जी का अपना अलग है, किसी रामपाल सिंह जी के कर्मचारी के यहाँ से थाली में भोजन आया था, उनका व्रत था या उनका परहेज था, वो अलग था। बाकी सम्मानी सभी विधायकों ने जैसा मैंने खाया उसी तरीके से खाया। और जो कांग्रेस कर रही है ये ऊंची मानसिकता की राजनीति कर रही है, सामाजिक रूप से लोगों को बांटने की बात कर रही है और इससे उनसे कहीं मंसूबे पूरे नहीं होंगे और इसी वजह से आज कांग्रेस इस गर्त में चली जा रही है। चलिए, तो प्रभुराम चौधरी सफाई दे रहे हैं कि जिन लोगों ने खाना खाया, भोजन किया, वो उसमें मेरे साथ कुछ विधायक भी थे, लेकिन आशुतोष तिवारी जी ने अब फलार किया या कुछ और किया, जैसा वो कह रहे थे वैसे ही हम आपसे कह रहे हैं और यही मुद्दा कांग्रेस ने बना लिया। मेरे साथ आकाश जोड़ रहे हैं इस वक्त न्यूज रूम से। आकाश, क्या कहेंगे? जिस तरह का ये मुद्दा गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको याद होगा कि राज्यसभा चुनाव से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने दलित का मुद्दा उठाया हुआ है कि फूल सिंह बरैया को तरजीह नहीं दी और 1 नंबर पर सियासत में बतौर दिग्विजय सिंह दिखे, बल्कि राज्यसभा पहुंच भी गए। लेकिन क्या ये जो जिस तरह की तस्वीर वायरल की है कांग्रेस की तरफ से,
ये मुद्दा मिल गया कांग्रेस को? जी, निश्चित रूप से कांग्रेस को बैठा बैठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी द्वारा दलित का कार्ड जो खेला गया था राज्यसभा चुनाव के समय और उपचुनाव में भी इसको जो है बीजेपी मुद्दा बनाने वाली थी। यही कारण है कि इसकी कार्ड के तौर पर कांग्रेस ने अब जो है जिस तरीके से प्रभुराम चौधरी का जो फोटो वायरल हुआ है जिसमें वो जो है प्लास्टिक की थाली में खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं, इसको लेकर अब कांग्रेस जो है सीधे तौर पर मुखरता से जो है बीजेपी पर निशाना साध रही है और इस बात को कह रही है कि बीजेपी में जो है शामिल होने के बाद भी जो है प्रभुराम चौधरी को जो मान सम्मान मिलना था वो मान सम्मान नहीं मिला और बीजेपी दलित विरोधी है। और इसको लेकर मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है। कांग्रेस इसको लेकर अब बीजेपी को कटघरे में खड़ी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से उनकी फोटो वायरल हुई इसके बाद प्रभुराम चौधरी ने जरूर इसको लेकर सफाई दी है और बात कही है कि उपवास होने के कारण आशुतोष जी ने जो है अलग से भोजन करा था, फलाहार करा था। लेकिन ये क्या वास्तविक स्थिति है? मनोज जी, जो फोटो वायरल हुई है इसको भी समझना होगा। रामपाल सिंह के घर की ये फोटो है जो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। जब बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी राज्यसभा चुनाव के पहले, उस समय की ये फोटो अब वायरल हुई है। अगर हम बात करें तो उस दौरान रामपाल ने अपने घर पर जो है एक दोपहर के लंच को जो है आमंत्रित किया था। तमाम विधायक और जो पूर्व मंत्री हैं वो उनके यहाँ लंच पर आए थे और उस दौरान पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी भी उनके निवास पर पहुंचे थे लंच करने के लिए और उस दौरान की ये तस्वीर है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इसको वायरल किया है, बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है, तो उसके बाद जरूर इसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। बिल्कुल आकाश, और मिलती भी रहेगी। मुझे लग रहा है सियासत काफी गरमाने वाली जिस तरह की स्थितियां नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद आप इस खबर पर जुड़े मेरे साथ। अगली खबर की तरफ हम चलेंगे। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक के बीच विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी एक्सचेंज ऑफर की बात सामने आई। भाजपा के पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें सुझाव देते हुए उनके सामने कांग्रेस ज्वाइन करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में हलचल देखने को मिल रही है। दीपक जोशी के बयान पर सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को दरकिनार कर रही है और तवज्जो नहीं दे रही है। और दरअसल चर्चा यह भी है कि कांग्रेस दीपक जोशी का दर्द बांटना चाहती है। दर्द इसलिए कि वहां से मनोज चौधरी विधायक का चुनाव लड़ेंगे। पहले भी वो विधायक थे इससे पहले और उन्होंने दीपक जोशी को हराकर ही चुनाव जीता था कांग्रेस से, लेकिन अब वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में है। तो दीपक जोशी के सामने दिक्कत ये खड़ी है कि उन्होंने इतनी मेहनत से उस स्थान पर अपनी जगह बनाई। वो बात अलग है कि 2018 में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब इसी बात को भुनाना चाहती है कांग्रेस और लगातार बयान पर बयान आ रहे हैं। लेकिन दीपक जोशी ने क्या कहा, सुन लीजिए। कांग्रेस के नेताओं ने आपसे संपर्क किया है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं छात्र राजनीति में भोपाल में जब रहा तब 90% हिस्सा कांग्रेस के पास था। हम 2-3-4 प्रेसिडेंट बीजेपी के या बीजेपी सपोर्टर्स हुआ करते थे। वैसे दृष्टिकोण में एक लंबा जो हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है इन लोगों से है और उस नाते से अक्सर वो लोगों की चर्चा होती, चर्चा के क्योंकि दोस्ताना ताल्लुकात है, उनका कहना ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, तो वो एक संपर्क है। उनका सुझाव है कि भाई आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, देखिए, पहले जो बातचीत हुई उस बातचीत के आधार पर मैंने उससे सिरे से नकार दिया और आज भी मैं इस चीज़ को आपके सामने सिरे से नकार रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे पहचान दी है। इस पहचान को बनाए रखने के काम, चूंकि मुझे ऐसा लगा कि बीच में कहीं मैंने गड़बड़ियाँ की है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत मैसेज चला गया। दीपक जोशी की मन की पीड़ा, जिन लोगों ने भाजपा के पौधे को वट वृक्ष बनाया, सींचा, आज वो लोग 22 विधानसभा में कहाँ पड़े हुए हैं, उनकी दशा क्या है, दुर्दशा क्या है। चलिए, तो दर्द ना जाने कोई, अब दीपक जी का दर्द कौन जाने, लेकिन कांग्रेस समझ रही है इस दर्द को और दर्द में मरहम लगाने का काम कर रही है। एक बार फिर से सुन लेते हैं दोनों नेताओं के बयान, क्या कह रहे थे। कांग्रेस के नेताओं ने आपसे संपर्क किया है? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं छात्र राजनीति में भोपाल में जब रहा तब 90% हिस्सा कांग्रेस के पास था। हम 2-3-4 प्रेसिडेंट बीजेपी के या बीजेपी सपोर्टर्स हुआ करते थे। वैसे दृष्टिकोण में एक लंबा जो हमारा दोस्ताना ताल्लुकात है इन लोगों से है और उस नाते से अक्सर वो लोगों की चर्चा होती, चर्चा के क्योंकि दोस्ताना ताल्लुकात है, उनका कहना ऐसा नहीं ऐसा कर लो, वैसा नहीं वैसा कर लो, तो वो एक संपर्क है। उनका सुझाव है कि भाई आपको हमारे साथ आ जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, देखिए, पहले जो बातचीत हुई उस बातचीत के आधार पर मैंने उससे सिरे से नकार दिया और आज भी मैं इस चीज़ को आपके सामने सिरे से नकार रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने आज मुझे पहचान दी है। इस पहचान को बनाए रखने के काम, चूंकि मुझे ऐसा लगा कि बीच में कहीं मैंने गड़बड़ियाँ की है,
तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक गलत मैसेज चला गया। दीपक जोशी की मन की पीड़ा, जिन लोगों ने भाजपा के पौधे को वट वृक्ष बनाया, सींचा, आज वो लोग भविष्य विधानसभा में कहाँ पड़े हुए हैं, उनकी दशा क्या है, दुर्दशा क्या है। चलिए, तो सज्जन वर्मा कह रहे थे कि उनकी दशा क्या है, दुर्दशा क्या है। इससे आगे भी उन्होंने कुछ कहा था, वो बात अलग है कि हम पूरा बयान आपको नहीं सुनवा पा रहे। लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर भी चर्चाएं हैं। दीपक जोशी को लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिरे से नकार दिया कि मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी में रहूंगा। फिर भी चुनाव तक ये डोरे डालती रहेगी कांग्रेस और दिखाई देता रहेगा। मेरे साथ आकाश जुड़े। आकाश, दीपक जोशी को लेकर पहले भी बातें हुई और ये चर्चा काफी तेज थी कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। उन्होंने पहले भी सफाई दी थी, अभी फिर सफाई दी कि चर्चा होना एक अलग मुद्दा, लेकिन मैंने साफ नकार दिया। लेकिन कांग्रेस के सज्जन वर्मा जो कह रहे हैं कि दर्द तो हम बांटते रहेंगे, तो दर्द में क्या ये दर्द सामने आ जाएगा और बांट लेंगी कांग्रेस? जी बिल्कुल, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो इसको उपचुनाव से जोड़कर भी मनोज जी देखा जा रहा है, क्योंकि जितने भी बीजेपी से नाराज नेता हैं, सिर्फ दीपक जोशी ही नहीं, इस पूरे मामले में जिस तरीके से सियासत हो रही है उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस लगातार बीजेपी के नाराज नेताओं पर नजर बनाए हुए है और उनके दर्द पर मलहम लगाने का काम अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। और कांग्रेस ये प्रयास भी करना चाहती है कि उपचुनाव के पहले बीजेपी को करारा झटका दिया जाए। जिस तरीके से जो 6 महीने पहले घटनाक्रम पूरा मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, कुछ उसी तरीके का घटनाक्रम दोबारा से मध्य प्रदेश में देखने को मिले और बीजेपी को एक करारा झटका देखने को मिले। अगर हम दीपक जोशी की बात करें तो दीपक जोशी जिस तरीके से पार्टी के विरोध में पहले भी उन्होंने न सिर्फ बयान दिया था, बल्कि इस बात को कहा था कि उनको हराने के लिए पार्टी में लगातार कई क्षेत्रीय नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने इस तरीके से काम किया कि उनको 2018 का विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। लेकिन अब उनकी दावेदारी को लेकर जिस तरीके से स्पष्ट है कि जो वहां से मनोज चौधरी जो विधायक आते हैं, उन्होंने अपना जो है इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो उपचुनाव होगा वहां से वो जो है बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। तो ऐसे में दीपक जोशी की राजनीति पर कहीं ना कहीं एक बड़ा रोक लगेगी, एक बड़ा निशान भी लगेगा कि अब आगे उनका भविष्य क्या है। और यही कारण है कि वो लगातार इसको लेकर संगठन में बातचीत कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने नाराजगी भी व्यक्त की। हालांकि अब जरूर वो इस बात को कह रहे हैं कि वो बीजेपी का हिस्सा है और बीजेपी में ही रहेंगे। लेकिन ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, कब यहाँ पर क्या हो जाए ये कोई कहा नहीं जा सकता। इसलिए अभी इंतजार करना होगा कि उपचुनाव तक क्या परिस्थितियां बनती हैं और क्या वाकई में वो बीजेपी के साथ रहते हैं। चलिए, धन्यवाद आपका आकाश, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन दरअसल हाट पिपलिया सीट एक ऐसी है जो काफी हॉट यानी गर्म हो गई है वो, क्योंकि वहां 2 नेताओं की नजर है, 2 बड़े नेता, और जो हमेशा आमने सामने आते रहते हैं, एक सज्जन वर्मा और दूसरे कैलाश विजयवर्गीय। भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा है और कांग्रेस ने जिम्मा सज्जन वर्मा को सौंपा। दोनों लगातार दौरे कर रहे हैं और हर उस मुद्दे पर दिल दिमाग सब लगाकर बैठे, कहीं से ये सीट हमारे खाते में आ जाए। लेकिन अब देखना होगा किसके खाते में जाती। अभी तो दीपक जोशी पर नजर है दोनों ही दलों की, एक को बचाने की और एक को लाने की। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव में गरमाया चीन का मुद्दा। चीन के मुद्दे से चमकेगी उपचुनाव में राजनीति। चीन के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में फिर एक बार घमासान दिखाई दे रहा है। एक दूसरे पर कर रहे हैं आरोपों की बौछार। ग्वालियर चंबल के फौज में भर्ती युवाओं का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव में भारत चीन का मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश है। ग्वालियर चंबल में मुद्दे को बनाने की जो कोशिश नजर आ रही है, उसमें दरअसल वहां के सबसे ज्यादा युवा इस समय भारत की सेना में शामिल है, आर्मी में शामिल है, और उनको लुभाने का प्लान एक दूसरे पर हमला कर कर प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आने वाले जो चुनाव है, उपचुनाव, उसमें जमकर ये मामला गरमाने वाला है। ऐसा कहा जाता है कि भिंड और मुरैना से सैकड़ों युवा इस समय आर्मी में शामिल है और चीन के मुद्दे के जरिए, चीन में जिस तरह से हमला हुआ है भारत के सैनिकों पर, उसको मुद्दा बनाकर कहीं उनकी भावनाओं को अपने पक्ष में करने की तैयारी दोनों ही दल कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में, उपचुनाव के बीच में, यह भी देखना पड़ेगा कि भारत चीन की तरफ क्या कुछ रुख करता है, क्या कुछ कदम उठाता है। अभी तो प्रयास इस बात के हैं कि दोनों के बीच में कोई समझौता निकल आए, कोई समझाइश आ जाए। चलिए, आमिर जोड़ रहे हैं मेरे साथ, आमिर से समझते हैं। आमिर, उपचुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, अभी तो खैर तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हर उस मुद्दे को छूने की कोशिश कांग्रेस बीजेपी करेगी जिससे उनका काम हो जाए। आप देखिए, बात राष्ट्रवाद की हो रही है, चाइना और भारत की हो रही है, मुद्दा गरमाया हुआ है। अब दोनों दल इसको बनाना चाहते हैं क्योंकि वहां सर्वाधिक युवा जो
हम देखते हैं ग्वालियर चंबल से आर्मी में सेवा दे रहे हैं। देखिए मनोज जी, इस वक्त भारत और चीन का मुद्दा पूरे देश भर में गरमाया हुआ है और इस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं तो मध्य प्रदेश की दोनों ही राजनीतिक दलों ने जो है इस मुद्दे को बनाने की कोशिश करने शुरू कर दी है। यानी जिस तरह से पूरे भारत का गुस्सा चीन के खिलाफ देखने को मिल रहा है तो वहीं अब इसको अपने राजनीतिक मुद्दे में ढलाने का काम दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसमें ज्यादातर सीटें जो है ग्वालियर चंबल अंचल की आती हैं और ऐसे में वहां के युवा जिस तरह से ज्यादा, अगर आप आंकड़ा देखोगे मध्य प्रदेश का कि सबसे ज्यादा सेना में भर्ती होने वालों की संख्या कहां की है तो वो ग्वालियर चंबल अंचल की ही निकल कर आएगी और उपचुनाव भी इसी क्षेत्र में है। तो अब राजनीतिक दल भी इसी का फायदा बनाने की कोशिश करेंगे और उपचुनाव में इसको मुद्दा बनाकर जनता के बीच पहुंचेंगे और उनके जो है चर्चा करेंगे और उनसे भी संवाद करेंगे जो लोग सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि चीन ने जिस तरह से अभी पूरे देश भर का चीन के खिलाफ आक्रोश है और चीनी सामान का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। तो यानी यही कहा जा रहा है कि चीन और भारत के मुद्दे को मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भी मुद्दा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। यानी अब यही कहा जा रहा है कि अगर गुस्सा है तो और उसको गुस्से को अमल में लाना है और उसको बुनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, मुख्य विपक्षी दल की बात करें तो कांग्रेस है और मध्य प्रदेश में हाल ही सत्ता से अपनी सत्ता गवाई है कांग्रेस। सत्ता गवा बेटी कांग्रेस को भी इस इंतजार में है कि कहीं जो वहां के सैनिक है उनके ऊपर दांव चल दिया जाए, क्योंकि उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं और वोट की जो संख्या है वो काफी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं कौन किसके साथ जाता है, अभी तो बहुत सारे मसले बाकी है। धन्यवाद आपका आमिर, आप मेरे साथ जुड़े। अब इस खबर के बाद हम छत्तीसगढ़ चलेंगे। पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा में युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार को रस्सी से खींचकर और ठेले पर गाड़ी रखकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है। पहली बार इतनी तेजी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम कभी नहीं बढ़े थे इससे पहले, जिस तेजी से अभी उछाल आई है और इससे आम जनता को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मोदी सरकार जल्दी कीमतों को कम करे, नहीं तो आगे भी विरोध जारी रहेगा। और जिस तरह से आज विरोध देखने को मिला, कार को रस्सी से पकड़कर खींचा गया, तमाम सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उसको धक्का दे रहे थे और वो दौर भी याद आता जब बीजेपी इसी तरह के प्रदर्शन किया करती थी और इसी को राजनीति कहते। लेकिन ये भी सच है कि पेट्रोल से महंगा डीजल होने लगा है तो सवाल तो उठेंगे और परेशान तो है जनता। चलिए जायजा लिया हमारे संवाददाता ने, देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है और इसको लेकर आज युवा कांग्रेस जो है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है इनका यहाँ पे जारी है। पूरे युवा कांग्रेस नेता जो तमाम है ठेला के ऊपर गाड़ी को रखकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पे लिखा हुआ है बहुत ही महंगाई की मार बर्दाश्त हो मोदी सरकार। लगातार विरोध प्रदर्शन जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं प्रदेशों में भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ नेता उनसे बात करेंगे। लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहने? आपको पता होगा कि लगातार 15 दिन से देश की केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार ने देश की जनता के जेब में डाका डालने का काम किया है, जनता को परेशान करने वाला काम किया है। जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है तो केंद्र की सरकार ने 15 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि करके देश की जनता को चोट पहुंचाया है। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने जनता के हित में केंद्र सरकार से मांग करने के लिए ये प्रदर्शन किया है कि आप आम जनता को महंगाई के आग में मत झोंके। महंगाई कम करने की बात है, आज लोगों को मरहम देने की बात है, लोगों को तकलीफ दूर करने की बात है, तो आप तकलीफ दूर करने की बजाय तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने डीजल पेट्रोल के दाम के वृद्धि के खिलाफ आज। एक तो कोरोना काल है, ऐसे में जेबों पे अतिरिक्त भार एक तरह का, क्योंकि रोजमर्रा में यूज होने वाला उपयोग है। बहुत स्वाभाविक सी बात है, पेट्रोल और डीजल के जब दाम बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इससे इफेक्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होगा तो निजी जो चीजें हैं रोजमर्रा की वो महंगी होती जाएंगी, तो फिर एंड यूजर जो है अंत व्यक्ति पर ही इसका भार आता है। तो पेट्रोल डीजल बढ़ना हमेशा जनता के ऊपर भार होता है। कम होते हुए तो अभी नजर नहीं आ रहा है, आगे अगर भी कम नहीं हो तो आगे किस तरह का विरोध रहेगा? आगे पूरी जनता इसका बरजोर विरोध करेगी। ऐसी महामारी में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है और उनको तो राशन दिया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में पेट्रोल
डीजल के दाम एक बहुत ही विकट समस्या है जनता के लिए। वो लोग घर से निकल के अपनी जरूरी सामान और अपने काम में नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे डीजल पेट्रोल के दाम अगर बढ़ते रहे तो केंद्र सरकार का जोरदार विरोध किया जाएगा युवक कांग्रेस के द्वारा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे विरोध जो है इनका जारी रहेगा, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक। चलिए, तो जिस तरह ये दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के बाद फिर से छत्तीसगढ़ के बाद फिर से मध्य प्रदेश में आते हैं, आपको एक दिल दहला देने वाली और मार्मिक खबर दिखाते हैं। यूं तो जिंदगी और मौत भगवान के भरोसे होती है, उस पर किसी का बस नहीं चलता। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनसे पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, लेकिन यहाँ परिवार हादसे का शिकार हुआ है। और इसी तरह का एक मामला रतलाम से सामने आया है, जहां दीवार गिरने से रात में सोते हुए लोगों पर घर की छत गिर गई और पति पत्नी और 2 बच्चे यानी पूरे परिवार की मौत हो गई। और इस घटना ने पूरे परिवार को मौत की नींद सुला दिया। हादसा रतलाम के उद्योग क्षेत्र में हुआ, जहां घर की छत गिरने का, जैसा हम आपको जिक्र कर रहे हैं, उस समय परिवार नींद की आगोश में था। अचानक छत गिरी तो 3 लोगों की मौत हुई। एक को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था, जिसकी मौत हो गई। लेकिन कभी कभी ये समझ आता है कि गजब है दुनिया, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। और ऐसा हादसा हुआ कि आसपास के रहने वाले लोग सहमे हुए। झाबुआ के मोहन और उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ वहां रह रहे थे। बारिश के चलते मकान मालिक ने छत की मरम्मत के लिए स्टोन डस्ट मंगवाई थी, जिसका वजन बढ़ने से छत भरा भरा कर गिर गई। तो ये जिम्मेदारी अब किसकी है, किसने ली जान? क्या वास्तव में बहुत कमजोर दीवार थी जिसके कारण ये सब हुआ? लेकिन अभी तो पूरा परिवार काल के गाल में समा गया। और कभी कभी लगता है कि हे भगवान, है कहां तू? क्या इन हादसों पर नजर नहीं है आपकी? क्योंकि पूरा परिवार, गरीब परिवार, इस तरह से हादसे का शिकार हो गया। तो इसी तरह की 5 बड़ी खबरों को लेकर हम मिड सेशन में आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं, और प्रयास यही होता है कि इन खबरों के जरिए आप तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का वो मैसेज दे पाएं जिसमें क्या क्या दिन भर में हुआ। फिर मुलाकात होगी मिड सेशन में। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।